मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने एपरेंट वेट के केसेस पढ़े थे जब लिफ्ट का मोशन हो रहा था अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन। आज हम इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पुली रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। सो जो हेडिंग आती है इसकी, दैट इज द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। सो कनेक्टेड बॉडीज के मोशन में आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पुली वाले केसेस से। तो अलग अलग केस लेके चलते हैं। केस नंबर 1, कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक मासलेस और एक फ्रिक्शनलेस पुली है। पुली को मासलेस और फ्रिक्शन लेने से फायदा ये होगा कि हमें इस पुली के लिए न्यूटन्स इक्वेशंस नहीं लगाना पड़ेगा, न्यूटन लॉस को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इस पे हमने एक लॉन्ग अनस्ट्रेचेबल और मासलेस स्ट्रिंग ली है जिससे हमने दो बॉडीज को कनेक्ट किया हुआ है m1 और m2। यहाँ पे m1 मास जो है वो m2 मास से बड़ा है। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी यहाँ पे। सबसे पहली बात कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, यानी कि m1 मास का एक्सेलरेशन और m2 मास का एक्सेलरेशन, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरा हमें फाइंड करना पड़ेगा इस रूप में टेंशन। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो फोर्सेस देख लेते हैं क्या क्या लग रही है। तो m1 का वेट m1g डाउनवर्ड लगेगा, m2 का वेट m2g भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, अब यहां पे देखिए, जो m1 मास है वो रोप को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहा है। तो इस रोप में जो टेंशन आएगी वो टेंशन हमेशा सेंस ऑफ स्ट्रेचिंग के अपोजिट होती है। तो अगर इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है तो ये टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। यही चीज सेकंड वाले केस में भी एप्लीकेबल होगी कि जो सेकंड मास है, जो m2 मास है, वो भी रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहा है, नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, जिसके कारण इस पे जो टेंशन लगेगी ये भी ऊपर की तरफ लगेगी। तो टेंशन दोनों ही हिस्सों से ऊपर लगने की वजह क्या? क्योंकि दोनों ही मासेस रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे थे। इसी कारण से जो टेंशन होगी दोनों में अपोजिट लगेगी, पुली की तरफ लगेगी। दूसरी बात, दोनों में टेंशन हमें बराबर की हुई है क्योंकि ये जो रोप मासलेस ली गई है, दूसरी बात पुली फ्रिक्शनलेस ली गई है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स के कारण जो टेंशन है दोनों एंड्स में वो सेम हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन m1 और m2 दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा बट उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितनी वेलोसिटी से किसी मोमेंट पे m1 नीचे आ रहा होगा, ठीक उतनी ही वेलोसिटी से m2 ऊपर जा रहा होगा उसी मोमेंट पे। सो m1 और m2 का मोशन जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी एक दूसरे से अपोजिट होंगी। अब जरा एक काम करते हैं, इनके लिए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं m1 की। m1 पे देखिए फोर्सेस मैं अलग से बना रहा हूं। m1g वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड और एक्सेलरेशन A डाउनवर्ड। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे हम, समेशन F इक्वल्स टू m इनटू A, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए। चलो एक काम हम करते हैं, यहां पे देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। सो एक्सेलरेशन को हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव, माइनस में, क्योंकि माइनस y में है। ये मैंने डायरेक्शन कंसीडर करी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस y में है, इसलिए एक्सेलरेशन को मैंने नेगेटिव ले लिया। बॉडी का मास था m1। नाउ द नेट फोर्सेस, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक फोर्स है कौन सी, m1g which is acting डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव, माइनस m1g, और टेंशन T जो कि अपवर्ड लग रही है, अपवर्ड यानी प्लस y की डायरेक्शन में, उसको हमने प्लस T ले लिया। अब चाहे तो माइनस साइन को कंपनसेट कर लीजिए,
तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह सेकेंड बॉडी के लिए भी, m2 वाली बॉडी के लिए m2 पे फोर्स लगी है m2g वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन लग रही है ऊपर। ये हमने कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए थे, जैसे ऊपर कंसीडर करें वैसे हम नीचे भी कंसीडर करेंगे। और अब की बार इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, m2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो समेशन f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं टोटल फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं। पहले टेंशन ऊपर की तरफ लगी है तो उसको हमने प्लस t ले लिया। वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस m2g ले लिया। मास अगेन m2 है, एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है प्लस y में, तो एक्सेलरेशन प्लस a ले लिया। इसमें माइनस साइन का कंपलसेट करने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को जरा ऐड करते हैं। अगर ये 1 इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन बनता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन, और इसी एक्सेलरेशन को अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो यूजिंग a इन इक्वेशन नंबर 1, इस a को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो टेंशन का फॉर्मूला यहां से बन जाता है m1g माइनस m1a। इसमें g माइनस a एक्सेलरेशन की जगह ये पुट कर देते हैं हम m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। सो t इक्वल टू 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। क्या आ गया? चलिए इसको नोट करेंगे पहले, इसके बाद हम सेकंड केस आएंगे। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। उसके बाद हम सेकंड केस पे आते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप इक्वेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में वो कंडीशंस कैसे भी चेंज कर सकता है। अभी जैसे हमने यहाँ पे एक पुली लिया वो 2 पुली ले सकता है, हमने यहाँ 2 मास लिया वो 3 मास ले सकता है। तो क्वेश्चन में जो फाइनल क्वेश्चन कंडीशन जो है वो चेंज हो सकती है किसी भी तरीके से। सो बेटर है कि हम ये याद रखें कि हम अपनी इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करें। तो केस नंबर 2 पे आते हैं।
ध्यान दें। सो ये दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 और m2। अब फोर्सेस देखिए क्या क्या लग रही है। सबसे पहले तो m1 का वेट m1g वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और m2 का वेट m2g वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। साथ ही साथ m2 पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, लेकिन इस नॉर्मल रिएक्शन का तब तक कोई रोल नहीं है जब तक कि हम यहाँ पे रोटेशन मोशन की बात नहीं कर रहे हैं या जब तक हम यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तब तक इस नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं। इसी तरह देखें m1 को m1g डाउनवर्ड खींच रहा है, डाउनवर्ड स्ट्रेच कर रहा है, तो उस पर टेंशन वर्टिकली अपवर्ड लगेगी, जबकि m2g ये जो m2 मास है ये रोक के इस हिस्से को अपनी जगह रोकने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो टेंशन इसके अपोजिट लगेगी। सो अगेन यहाँ पे जो टेंशन होगी वो दोनों रोक की पुली की तरफ लगेगी दोनों, और टेंशन सिग्नल का कारण ये है कि हमने रोक को मासलेस कंसीडर करा है, पुली को फ्रिक्शनलेस कंसीडर किया है। तो ये दोनों डायग्राम अलग बना लेने के बाद तो m2 पे T फोर्स आगे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, m2g नीचे। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब इसके आगे का काम थोड़ा सा तुम्हें करना है, तो मैं हिंट दे देता हूं। पहले वाले केस में जो m2 वाला मास है, इसमें देखिए मोशन सिर्फ x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो हम सिर्फ x एक्सिस वाले इक्वेशन को ही लगाएंगे। जबकि सेकंड केस में जो मोशन है वो y के अलोंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम y एक्सिस में इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसा आपको सिखाया है साइन कन्वेंशन के साथ ऐसा अगर इक्वेशंस बनाइए। इसलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इसकी आप इक्वेशन बनाइए और फिर हम देखते हैं आगे इसका आंसर क्या निकलता है। हाँ जी, बनाए तुमने इक्वेशंस? एक बार मैं इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपने सही करा कि नहीं करा। m2 मास में हमें y एक्सिस में कोई इक्वेशन नहीं बनानी, क्योंकि y एक्सिस में हमारा कोई मोशन नहीं हो रहा है। सो x एक्सिस में जो आपने इक्वेशन बनाई वो बनी t m2a, t m2a, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और m1 मास के लिए जो आपने इक्वेशन बनाई, मैं पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूं, तो ये बनी आपकी m1g minus t is equals to m1a, that is equation नंबर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने 1 और 2 को आपस में ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आया m1g is equals to m1a plus m2a, तो a equal to m1g upon m1 plus m2, ये हो गया। ठीक है जी। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, इस एक्सेलरेशन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यूजिंग a in
1, तो हमारे पास टेंशन आ जाती है यहाँ से m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो केसेस के डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर सकते हैं कि अगर सिंपल वर्टिकल मोशन हो रहा हो दोनों मासेस का सिंगल पुली के साथ, तो इससे पहले वाला जो केस था वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। वरना अगर जैसे यहाँ पे है कि एक पुली का वर्टिकल है और एक पुली है और एक मास का वर्टिकल है और एक मास का हॉरिजॉन्टल मोशन है और पुली हमने इस्तेमाल करी हुई है, तो यहाँ का जो रिजल्ट है वो भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो केसेस हैं उनको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट में आ रखा है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास m, block of mass m, छोटा m लिखना, is placed over a wedge WEDGE, placed over a wedge whose angle of inclination is theta, whose angle of inclination is theta as shown in figure, as shown in figure. The wedge is smooth, the wedge is smooth and moving horizontally with acceleration a, and moving horizontally with acceleration a. Find the relation between a and theta. Find the relation between a and theta so that the block remains stationary, so that the block remains stationary. चलिए ये डायग्राम में बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये ट्रायंगुलर वेज है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है और इसके ऊपर हमने एक मास m रखा हुआ है। अब ये पूरी की पूरी वेज जो है वो स्मूथ वेज है, मतलब किसी तरह की कोई रफनेस, किसी तरह कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये वेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ जा रही है a एक्सेलरेशन के साथ। हमें बताना है कि a में और थीटा में क्या रिलेशन होगा ताकि जो m ब्लॉक है ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे रहने का मतलब है कि इस पे अगर आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है वो जीरो आनी चाहिए, जो नेट फोर्स है ब्लॉक के ऊपर वो जीरो लगनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इस पे लगने वाली फोर्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक के लिए, एक इसका वेट mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। दो ही फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम आप ये करेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये xy एक्सिस मैंने उसी डायरेक्शन के हिसाब से मानी कि x एक्सिस a के अलोंग हो गई और y एक्सिस a के परपेंडिकुलर हो गई। अब एक काम कीजिए, ये फोर्सेस के कंपोनेंट लीजिए इस x और y के अलोंग। तो वेट को देखो, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है यानी माइनस y के अलोंग, तो वेट को तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ना तो x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे, सो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। और ज्योमेट्रिकली जो एंगल यहां होता है वही एंगल वर्टिकल और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में भी बनता है। सो इस n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये n cos थीटा, थीटा के साथ और कंपोनेंट, और दूसरा हो जाएगा हमारा ये n sin थीटा, तो इस थीटा के साथ नहीं। अब एक एक करके इन दोनों एक्सिस में हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले अलोंग y एक्सिस, मैं तो सिर्फ पूरा प्रॉपर कर रहा हूं, लेकिन आप स्टेप बचाने चक्कर में सब लिखना स्किप कर सकते हैं। तो समेशन fy ma y। अब देखिए y एक्सिस में फोर्सेस क्या लग रही है, सबसे पहले n cos थीटा प्लस y के अलोंग लग रही है, ऊपर लग रही है, तो प्लस n cos थीटा। फिर mg जो है वो माइनस y के अलोंग लग रही है, सो माइनस mg इक्वल्स टू y एक्सिस में आप देख सकते हैं इस ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन इस ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है। सो यहां से आ गया n cos थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर, mg के बराबर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी चीज, अब x एक्सिस के अलोंग देखिए, अलोंग x एक्सिस देखो, अगर x एक्सिस में हम ये इक्वेशन लगाते हैं समेशन fx इक्वल टू max, तो देखिए x एक्सिस में फोर्स कौन सी है, सबसे पहले n sin थीटा प्लस x में लग रही है, n sin थीटा प्लस x में लग रही है, तो प्लस n sin थीटा हो गया, और इसके अलावा x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू मास इनटू ax। अब x एक्सिस में देखिए एक्सेलरेशन कितना है, x एक्सिस में एक्सेलरेशन यही है a गिवन है यहां पे जो कि, सो ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। सो n sin थीटा इक्वल्स टू ma n cos थीटा बाय mg, तो ये मास से मास गया, n से n गया, सो a इक्वल्स टू g यहां से जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो a इक्वल टू g tan थीटा। ये एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसके लिए m मास का ब्लॉक बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा। तो चले इसको नोट करें, ये नीट का सवाल है, नीट सन 2018 का क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट कर लीजिए।
होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। सो ऐसे और क्वेश्चंस होंगे जो आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे इसके, तो आप असाइनमेंट को प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी, अगर आप ऐप से पढ़ रहे हैं, हमारी ऑफिशियल ऐप से पढ़ रहे हैं, तो ऐप में जितने ऑप्शन है, लाइव इंटरेक्शन का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है, तो वहां पर अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे नए टॉपिक पे, यानी कि फ्रिक्शन। वैसे तो फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन में जब फ्रिक्शन की बात आई थी तो हमने बैंकिंग ऑफ रोड था और मोशन ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक था, ये सब हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हम फिलहाल जो स्टडी कर रहे हैं पोर्शन, इसमें हम ट्रांसलेशन मोशन को ही पढ़ेंगे। सर्कुलर वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम फिर ट्रांसलेशन मोशन को ही पढ़ेंगे। सो फ्रिक्शन जैसा आप जानते हैं कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको पता ही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है जिसका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब आप किस पाथ से ले जा रहे हैं बॉडी को, उस पाथ के नेचर को वर्क डन डिपेंड करता है, और ऑल्सो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो भी कंजर्व नहीं होती है। सो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये सिर्फ तभी आती है जब रिलेटिव मोशन होता है दो सरफेसेस के बीच में, एंड इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो कब आएगी? जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा हम तभी फ्रिक्शन को पाएंगे, और ये फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले दो कैटेगरीज होती हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की और काइनेटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे नाम से ही लग रहा है आपको, कब आता है कि व्हेन अ बॉडी tries to move but motion is not yet started। कि जब कोई बॉडी मूव तो करना चाह रही हो लेकिन उस बॉडी का मोशन अभी स्टार्ट ना हुआ, हमने उस पर फोर्स लगाई, हमने उसे मूव करना भी चाहा लेकिन उसका एक्चुअल मोशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मींस बॉडी भी रेस्ट में है, तो इस हालत में जो फ्रिक्शन आएगा इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? when a body moves relative to another body या सरफेस। जब किसी सरफेस पे या किसी बॉडी पे कोई बॉडी मूव करती है तो हमारा जो फ्रिक्शन कहलाता है that is known as the क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये मोशन दो तरह का हो सकता है। बॉडी स्लाइड भी कर सकती है तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, और बॉडी रोल भी कर सकती है तो ये रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। तो जब तक रेस्ट में है दैट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्योंकि मोशन में दो तरीके से बॉडी आ सकती है, या तो बॉडी का मोशन स्लाइडिंग हो सकता है तो फ्रिक्शन इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर बॉडी रोल कर सकती है देन द फ्रिक्शन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट बात है आप जान लीजिए इन सभी फ्रिक्शंस के बारे में। सबसे पहली चीज कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। ऐसा कहने की वजह, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, पर इसकी जो वैल्यू होती है ये अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग होती है। सो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाते हैं बॉडी के ऊपर, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाता है। तो किसी भी मोमेंट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है बॉडी पे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू
अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मींस आप बॉडी पे बाहर से जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बॉडी पे बाहर से जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगी। पर शर्त क्या है कि फोर्स लगाने पे बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए, तभी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, वरना नहीं। अब यहां से बच्चे एक सवाल करते हैं, तो सर ऐसे तो हम जितनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन तो बढ़ता जाएगा, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई लिमिट नहीं है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है? मैंने कहा हाँ है। और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होगी जहां तक वो बढ़ सकता है। इसके बाद अगर आपने फोर्स को बढ़ाना जारी रखा, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच गया और आप स्टिल मोशन को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तब उस हालात में क्या होगा? उस हालात में बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सो तीसरा पॉइंट है कि अगर अप्लाइड फोर्स बड़ी होती है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, देन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। पर इसमें बच्चा फिर दो बातें पूछेगा। पहली बात ये पूछेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है? सो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज F equals to mu n, जहां पे ये mu कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जबकि n को कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से तो हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। और ये म्यू क्या है? ये म्यू हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसमें। तो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। असल में जो म्यू होती है ना, ये डिपेंड करता है सरफेस की प्रॉपर्टीज पे। सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस का नेचर क्या है, सरफेस का मटेरियल क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तो ऐसे ही कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है। इससे ज्यादा अगर हमने अप्लाई फोर्स लगा दी, एक पॉइंट भी ज्यादा, एक डेसिमल पॉइंट भी ज्यादा अगर हमने अप्लाइड फोर्स लगा दी, तो बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया, देन दिस फ्रिक्शन इज नोन टू बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, पहले आप इतना नोट करें, अभी एक आधे पॉइंट इसमें बाकी है थोड़ा सा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। लेकिन आई होप इतना पार्ट आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मैं जो बाकी बचे हुए पॉइंट है वो यहाँ कर देता हूँ। सो जैसा कि हमने तीसरे पॉइंट में समझा,
अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती है तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, और एक बार अगर बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाता है तब यही फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन, पर्टिकुलर मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि उसी पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है Fk इक्वल्स टू म्यू के इनटू n। बिल्कुल वही फॉर्म होगी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की थी, बस एक फर्क आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में हम लोग म्यू इस्तेमाल करते थे, पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में हम लोग म्यू के इस्तेमाल करते हैं, जहां पे इस म्यू के को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस म्यू के को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हर हालत में लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा, यानी कि जब तक आपकी बॉडी रेस्ट में है तब तक उस पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। कैसे? बॉडी रेस्ट में रहती है लिमिटिंग पॉइंट पर, और लिमिटिंग पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो ज्यादा है। किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। सो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक बॉडी रेस्ट पे है तब तक उस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे ही वो बॉडी मोशन में आ जाती है, जैसे ही फ्रिक्शन काइनेटिक बन जाता है, सो फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो मोशन में फ्रिक्शन कम होता है और रेस्ट पे रहते हुए फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो आप इसी लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fk क्योंकि F से कम है तो म्यू के जो है वो भी म्यू से कम होगा, एंड इट इज easy to maintain a motion, and it is easy to maintain a motion then to start it। तो किसी मोशन को स्टार्ट करने से आसान है क्या? उस मोशन को मेंटेन करना, क्योंकि जब हम मेंटेन करने की बात करते हैं तो इसका मतलब हम काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे हैं, लेकिन जब हम मोशन को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने की बात कर रहे हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा है, तो इसीलिए मोशन को स्टार्ट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इधर वाले पार्ट शायद हो चुके होंगे आपके। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है, मींस बॉडी को रोल कराने में उतने फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता जितना बॉडी को स्लाइड कराने में लगता है। तो इसीलिए बॉडी का रोलिंग मोशन ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू उसके स्लाइडिंग मोशन से। Next aspect is the friction force do not depend on। फ्रिक्शन फोर्स कितनी बातों पर डिपेंड नहीं करती है। फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहली बात जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, कि दो बॉडीज के बीच में एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती। हालांकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, एरिया ज्यादा होने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बट उसमें असल में एरिया का रोल नहीं होता है। उसमें रोल ये होता है कि बॉडी की जो सारी सरफेसेस होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती, उनका मटेरियल एक जैसा नहीं होता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे रखूंगा तो शायद फ्रिक्शन अलग लगेगा, और खड़ा रखूंगा तो फ्रिक्शन अलग लगेगा। तो बच्चा यहाँ पे कह सकता है कि सर यहाँ पे तो वो एरिया चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, बट असली जवाब वो नहीं है। असली जवाब है इसकी सरफेसेस। इस सरफेसेस का नेचर कुछ और होगा, इसकी स्मूथनेस, इसकी पॉलिशिंग डिफरेंट टाइप की होगी, जबकि इसका जो सर्कुलर एंड होगा, इसकी पॉलिशिंग, इसकी स्मूथनेस अलग नेचर की होगी। तो क्योंकि फर्क आता है मटेरियल का, फर्क आता है नेचर का, तो इसलिए हम एरिया का फर्क नहीं होता वहाँ पे। जब हम बॉडीज को अलग अलग के देखते हैं, अलग अलग एंगल पे रखते हैं, तो
जो डिफरेंट फ्रिक्शन दिखता है, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ एरिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ कंडीशन, नेचर ऑफ सरफेसेस। तो द फ्रिक्शन फोर्स पहली बार एरिया पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरी बात जो फ्रिक्शन फोर्स है ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। ये हमने ऑब्जर्व किया है स्लाइडिंग मोशन के दौरान कि जब हम किसी बॉडी का स्लाइडिंग मोशन करते हैं, उसे हम मूव कराते हैं, तो हमने पाया कि उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आप बॉडी को चाहे जितना तेज चलाएं, इससे काइनेटिक फ्रिक्शन अनअफेक्टेड रहता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दो छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें हमें दो टर्म्स का जिक्र करना पड़ेगा। इसमें पहली टर्म होगी हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरी टर्म होती है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, फर्क समझिए दोनों फर्क क्या है। अगर किसी बॉडी को, जैसे मैं किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखता हूं, तो देखिए इस बॉडी पे कांटेक्ट फोर्सेस क्या क्या लगती हैं। कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जो सरफेस से कांटेक्ट के कारण ही लगती हैं। ये फोर्सेस होती हैं दो, फिलहाल ये दो होती हैं। इसमें एक होती है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरी होती है फ्रिक्शन। अगर हम बॉडी का रिलेटिव मोशन राइट की तरफ करते हैं तो बॉडी की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लगेगी। सो नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों कहलाती हैं हमारी कांटेक्ट फोर्सेस। इन कांटेक्ट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, और इन दोनों को ही मैं यहां पे कांटेक्ट फोर्स कह रहा हूं। तो कांटेक्ट फोर्सेस के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और इसकी वैल्यू आप फाइंड करते हैं एक फॉर्मूले से जो कि होता है tan थीटा बराबर म्यू के। तो इस फॉर्मूले से आप समझ ही गए होंगे कि इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो पूरी तरीके से सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। दूसरी चीज एंगल ऑफ रिपोज। किसी इंक्लाइन प्लेन पे, किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे जब हम किसी बॉडी को रखते हैं तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे इंक्लाइन का एंगल बढ़ाने पे, मान लेते हैं कि जो इंक्लाइन का एंगल है कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे इस इंक्लाइन के एंगल को बढ़ाने पे हम पाते हैं कि एक इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे
जो प्लेन वेट की बॉडी है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाती है, वो स्लाइड करना, उसका मोशन स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो जिस एंगल पे बॉडी का स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट होता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सो जो एंगल रिपोज होता है फाई, इट इज द एंगल एट विच a body on inclined plane starts sliding, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज आल्सो गिवन बाय tan phi इज इक्वल टू mu। सो अगर कंपेयर करें दोनों को, सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में कोई फर्क नहीं है। न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए दो टर्म हमको पढ़नी जरूरी है, तो पहले आप इन दोनों टर्म्स को काट लीजिए। हाँ जी, हैव यू डन? कितना हो गया? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिलहाल हम ये रोकते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफी सारे हैं, और अगर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो ये आज हो नहीं पाएंगे कंप्लीट। तो फिलहाल आज हम क्वेश्चंस को करते हैं कैलकुलेट पोस्टपोन करते हैं, और कल आपका ये चैप्टर फ्रिक्शन जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और आज आपको एक रिलेटेड असाइनमेंट मिल जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। जो भी उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आपको उसमें इश्यूज आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप ऐप से पढ़ रहे हैं, हमारी ऑफिशियल ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो चैट बॉक्स ऑप्शन होगा या लाइव इंटरेक्शन ऑप्शन होगा, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।